So we are back again and we are starting with OPC. ये अपना जो टर्म, ये जो वीडियो है, ये नवंबर के लिए भी वैलिड है, मई इनफैक्ट जून 2023 में जो बच्चे दे रहे हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम, उनके लिए भी वैलिड है। जो जुलाई में सीएमए फाउंडेशन देना चाहते हैं उनके लिए भी ये वैलिड वीडियो है। सो वी आर स्टार्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स? तो अलग अलग टाइप की कंपनी में अलग अलग मेंबर होते हैं। ओपीसी में मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है 1 पर्सन कंपनी। अच्छा, एक और चीज याद रखना, तीनों के अंदर मिनिमम डायरेक्टर अलग अलग होता है। ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर 1 है, प्राइवेट के अंदर मिनिमम डायरेक्टर 2 है, पब्लिक के अंदर मिनिमम डायरेक्टर 3 है, पर तीनों के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 ही है। तीनों के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 ही है। मेंबर ओपीसी के अंदर मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक के अंदर मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। क्लियर है बच्चों? चलो टॉपिक चालू करते हैं। 1 पर्सन कंपनी। तो बोला गया कि 1 पर्सन कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय सिंगल पर्सन। ये जो कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए लाया गया, सो डेट की जो सिंगल बंदा हो वो कंपनी के अंदर बिजनेस ऑपरेट कर सके, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं कंपनी लॉ के अंदर, मतलब बहुत सारा फॉर्म्स फाइल नहीं करना है, स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस नहीं है। सिंस इट इज अ 1 पर्सन कंपनी, इट हैज बीन ये मेड सो डेट कि आपका कंपनीज के अंदर लोग आके काम करें, जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को मिले, जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी हो, जहां पे बंदे को एडवांटेज मिले कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, जहां पे सब कुछ मतलब ये रजिस्टर्ड हो। तो इसीलिए ओपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। ओपीसी भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड होगा एंड जिसके अंदर 1 पर्सन ही है मेंबर। ओपीसी भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन फ्यूचर एंड जिसके अंदर सिंगल पर्सन एज अ मेंबर है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ओपीसी के अंदर एक ही बंदा मेंबर होता है, ओपीसी का मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ओपीसी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर की, पर कंपनी की तो हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो बोला जा रहा ओपीसी के अंदर भी एक खास फीचर होता है, नॉमिनी। तो बोलते हैं कि ओपीसी के अंदर सिंस आप सिंगल बंदे हो, कल को अगर आप मर जाओगे तो कंपनी कौन चलाएगा? तो इसीलिए आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। तो मान लो मैं XYZ को नॉमिनी अपॉइंट करना चाहता हूं, तो XYZ का मेरे को रिटर्न कंसेंट चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? रिटर्न कंसेंट टू बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी। भैया क्या आप नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से? यस, मैं उसको अपॉइंट किया हूं, मैं चाहूं तो उसका नाम भी चेंज कर सकता हूं। भैया क्या वो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है? यस, जब चाहे तब वो अपना नाम भी विड्रॉ कर सके। तो भैया इससे तो बार बार नॉमिनी का नाम चेंज हो रहा है, इससे तो भैया बार बार नॉमिनी का नाम चेंज हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि कोई भी कंपनी में अगर बार बार नॉमिनी का नाम चेंज होता है ना, तो उस कंपनी में अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाएगा। अगर खाली नॉमिनी का नाम बार बार चेंज होता है ओपीसी के अंदर, तो उसको अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन। इसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्टेड है। बाकी कभी भी एमओए के अंदर कोई भी चेंज होगा तो एमओए का चेंज माना जाएगा वो, पर अगर नॉमिनी का नाम चेंज हो रहा है बार बार तो वो अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाएगा। आगे बच्चों देखो, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने सब कर लिया है। इसके अलावा बोला गया ओनली अ नेचुरल पर्सन, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें चेंज आया था। ओनली अ नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो इंडिया में रहता हो या नहीं रहता हो, पर वो प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें अगर कोई भी बंदा जो क्या है एक इंडियन सिटीजन है, चाहे रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, पर अगर वो इंडिया में लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 या उससे ज्यादा दिन रहा था, तो वो बंदा ओपीसी बना भी सकता है और दूसरे ओपीसी में एज अ नॉमिनी बन भी सकता है। मतलब भैया ओपीसी के अंदर एक खास बात है, एक बंदा एक ही ओपीसी बना सकता है एंड साइमल्टेनियसली दूसरे ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, पर उसके लिए क्राइटेरिया है भैया। पहला बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती इन केस ऑफ ओपीसी। बच्चों मैंने क्या बोला? एक कंपनी दूसरे कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती इन केस ऑफ ओपीसी बच्चों। तो बोला जा रहा है कि अगर कोई भी नेचुरल पर्सन ओपीसी को बनाना चाहता है तो वो इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, और इंडिया में ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसको कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा, तो वो ओपीसी भी बना सकता है और दूसरे ओपीसी में नॉमिनी भी रह सकता है। भैया हमने एक ओपीसी बनाई और दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन गया। अब जिस कंपनी में मैं नॉमिनी बनाऊं ना, उसकी मेंबर की डेथ हो गई, तो ऑटोमेटिकली आज के दिन में मैं 2 ओपीसी में मेंबर बन गया। अब क्या होगा?
तो बोला जा रहा है कि आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा एंड आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा ओपीसी में एज अ मेंबर कंटिन्यू करना चाहते हो और कौन सा ओपीसी में आप अपना नाम को छोड़ना चाहते हो। यू मे सिलेक्ट एनी ऑफ द ओपीसी। आगे भैया कोई भी माइनर ओपीसी में मेंबर भी नहीं बन सकता है और कोई भी माइनर ओपीसी के अंदर नॉमिनी भी नहीं रह सकता है। दूसरी बात भैया ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सिंस सेक्शन 8 इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, so OPC cannot be converted into a section 8 company. It can be converted into a private or a public company. आगे बच्चों बोलता भैया ओपीसी है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सिंस आप मतलब आपको बिजनेस करने की सुविधा दी गई है, आपको इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा नहीं दी गई है। क्यों? तो भैया आपके ऊपर बहुत सारे एग्जेम्पशंस है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप कल को इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम लोग उसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, सारे बड़े बड़े लोग ओपीसी बनाएंगे और उसके थ्रू ब्लैक का मनी जनरेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये चीज प्रोहिबिटेड है। दूसरा बात, अगर कोई भी ओपीसी अगर इस रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करता तो उसको वन टाइम फाइन which may extend to 10,000 rupees, maximum 10,000 rupees and further fine of rupees 1,000 rupees per day, 1,000 रुपए डेली का जब तक ऑफेंस चलेगा। 5 दिन तक आपने कंप्लाई नहीं किया तो 5,000, 50 दिन तक कंप्लाई नहीं किया तो 50,000 प्लस मैक्सिमम 10,000, 50,000 प्लस मैक्सिमम 10,000। आगे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो सारी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड हो, मतलब अभी तक बताया नहीं गया, प्रिस्क्राइब्ड मतलब अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, गवर्नमेंट आज नहीं तो कल नोटिफाई करेगी। प्राइवेट कंपनी मतलब वो सारी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड हो एंड जो अपने आर्टिकल्स के अंदर 3 चीजें लिखे, जो अपने आर्टिकल्स के अंदर 3 तरह की बात लिख रही है। पहली बात क्या बोला गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं पर कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करना होगा। क्या बोला गया, ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स पर कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करना होगा, मतलब बाकी मेंबर्स से अप्रूवल लेना होगा। ये लोग बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं, बाकी मेंबर्स का कंसेंट लेना होगा। दूसरा बोला भैया प्राइवेट कंपनी जो होती है ना उसका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है, 2, मैक्सिमम 200, पर while counting this 200 members the following shall be exempted, the following shall be exempted, काउंट नहीं होंगे। कौन से काउंट नहीं होंगे, ज्वाइंट मेंबर्स को एक ही काउंट किया जाएगा, ज्वाइंट मेंबर्स को डुअल काउंट नहीं करेंगे, ज्वाइंट मेंबर्स को सिंगल काउंट करेंगे। इसके अलावा जो प्रेजेंट इंप्लॉई एंड पास्ट इंप्लॉइज थे जिनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए गए, कौन से शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए गए, उनको फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग मेंबर्स काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर्स काउंट होते हैं, जो एक्स इंप्लॉइज या प्रेजेंट इंप्लॉइज जिसको हम लोग शेयर्स देते हैं वो काउंट नहीं होते इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब इंप्लॉय के तौर पे अगर हमने शेयर्स इशू किए थे उनको तो वो काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा जो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है दैट विल बी काउंटेड एज सिंगल। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती है, कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ पब्लिक, अगर कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक में तो वो प्राइवेट नहीं रहेगी, प्राइवेट तब तक ही है जब तक आप पब्लिक से पैसा रेज नहीं की हो बच्चों। आगे स्मॉल कंपनी, देखो स्मॉल कंपनी के अंदर डेफिनेशन चेंज है, बोला जा रहा है वो सारी स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम हो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम हो। अमेंडमेंट आ गई स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर ये बोला गया कि स्मॉल कंपनी आर दोस कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम हो, जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो। बच्चों चेंज है इसमें, क्या बोला गया, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम, जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम, उसको स्मॉल कंपनी माना गया। और इसके अलावा स्मॉल कंपनी कौन सा कंपनीज को स्मॉल नहीं माना जाएगा, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी या कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्नड है लाइक आईसीआई, एलआईसी, ये सारी स्मॉल कंपनी नहीं रह सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर। चलो एक एग्जांपल है, भैया एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, क्या वो स्मॉल कंपनी है, अभी बताना मुश्किल है, टर्नओवर देखना पड़ेगा, टर्नओवर कितना भैया 40 करोड़ से कम की है, अब भैया अब स्मॉल कंपनी। मतलब दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया ब्रीच होता है, दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया ब्रीच होता है तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। दोनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया ब्रीच होता है तो बच्चों वो स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल भी कम होना चाहिए, टर्नओवर भी कम होना चाहिए। आगे पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मींस वो सारी कंपनी, पब्लिक कंपनी मींस वो सारी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं हो, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एज वे प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट बताएगी। पब्लिक कंपनी मतलब वो सारी कंपनी जो आज के दिन में प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट अपने को बताएगी। बोला जा रहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब 50% से ज्यादा शेयर्स पब्लिक कंपनी ने उसके खरीद लिए, तो वो क्या मानी जाएगी,
डीम्ड पब्लिक कंपनी, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ इट्स आर्टिकल विल ऑलवेज रिमेन अ प्राइवेट कंपनी, पर हम लोग को क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी, क्योंकि आधा से ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ हमारे अंदर, पब्लिक का लगा हुआ है। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होते हैं, पब्लिक कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। क्लियर है क्या बच्चों? और कोई भी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है। अब देखो बच्चों, जहां पे आप लोग को दिक्कत होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो इसके लिए मैंने एक रिवीजन ऑडियो भी बना के रखा है, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्टेड है, जो हमारे सीए फाउंडेशन टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्टेड है। और इसके अलावा मैं इस टॉपिक को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। बोला जा रहा है होल्डिंग एंड सब्सिडरी एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब होल्डिंग के बगैर सब्सिडरी कंप्लीटेड नहीं है, सब्सिडरी के बगैर होल्डिंग कंप्लीटेड नहीं। तो बोला कि कोई भी कंपनी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, जब ये जो कंपनीज है ना, वन और मोर कंपनीज, वो उसकी सब्सिडरी है। मतलब मेरे को होल्डिंग जब माना जाएगा जब मैं किसी कंपनी के लिए बात कर रहा हूं और वो कंपनी मेरी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। मेरे को होल्डिंग कब माना जाएगा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मेरी क्या हो, सब्सिडरी हो, इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी, व्हेन सच कंपनीज आर सब्सिडरीज कंपनीज, तो मेरे को क्या माना जाएगा, होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। इसके अलावा सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन को डिफाइन किया गया। बोला सब्सिडरी कंपनी वो सारी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी। बोला सब्सिडरी कंपनी, मैं मान लो सब्सिडरी, मैं बोल रहा हूं कि मैं सब्सिडरी तब हूं जब तुम होल्डिंग क्या कर पा रहा है, मेरा कंपोजिशन को कंट्रोल कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है, कंपोजिशन ऑफ बीओटी कैन कंट्रोल। मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ बीओटी कंट्रोल करना, मतलब अगर मेरे कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर है तो आप एज अ होल्डिंग कंपनी कितने डायरेक्टर मेरे कंपनी के अंदर अपॉइंट कर पाते हो, 8 या उससे ज्यादा। मतलब 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स अगर आप मेरे कंपनी के अंदर अपॉइंट कर पा रहे हो या हटा पा रहे हो, अपॉइंट करना, रिजाइन कराना या कुछ भी करवाना मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर से, तो आप मेरी क्या बन जाओगे, होल्डिंग कंपनी। या फिर जो टोटल वोटिंग पावर है ना, 1/2 या उससे ज्यादा, 1/2 से ज्यादा अगर आप मेरा वोटिंग पावर को कंट्रोल करते हो, मतलब मेरे कंपनी के अंदर 100 शेयर्स है तो 51 शेयर्स आपके पास है, कितने शेयर्स, 51 शेयर्स आपके पास है, तो मैं आपकी क्या बन जाऊंगा, सब्सिडरी कंपनी। मैं 2 तरीके से आपकी सब्सिडरी कंपनी बन सकता हूं। अगर मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 है, उसमें से 8 को अपॉइंट करने का या हटाने का पावर आपके पास है, तो मैं आपकी क्या हूं, सब्सिडरी कंपनी। या फिर मेरे कंपनी के अंदर 100 शेयर्स है तो उसमें से 51 या उससे ज्यादा शेयर्स, 50 से ज्यादा, मतलब मैं 51 क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने 100 शेयर का एग्जांपल लिया। अगर मैं 200 का एग्जांपल लेता तो मैं क्या बोलता, 101 शेयर्स। 500 का एग्जांपल लेता तो मैं क्या बोलता, 251 शेयर्स अगर आपके पास है तो आप मेरी होल्डिंग कंपनी, मैं आपकी सब्सिडरी कंपनी। फिर इसके बाद देखो पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, कुछ कुछ क्लॉजेस दिए गए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाता हूँ बच्चों। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बोलता होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर मैक्सिमम 2 ही लेयर्स माने जाएंगे, मैक्सिमम 2 ही लेयर्स आएंगे। मतलब होल्डिंग के अंदर ए के अंदर बी के अंदर सी, ए के अंदर बी के अंदर सी, मतलब मैक्सिमम 2 ही लेयर्स होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर आता है। दूसरा बात, अगर कोई भी लेयर होल्डी ओन सब्सिडरी है, और कोई भी लेयर होल्डी ओन सब्सिडरी है, मतलब पूरा का पूरा लेयर के अंदर 100% पैसा मेरा ही लगा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग लेयर्स उस लेयर को काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने 100% पैसे बी में लगाए हैं और बी ने 60% सी में लगाए हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग लेयर बी को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग लेयर बी को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जो भी कंपनी इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है या आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, वो भी यहाँ पे काउंट होगा, वो भी यहाँ पे काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी। मैंने बोला कि मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं, पर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया, मतलब मेरे अंदर 50% से ज्यादा पैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगा दिए, तो मेरे को बोला गया कि मैं डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाऊंगा। अब मेरा स्टेटस क्या हो जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी, बट बाय वर्च्यू ऑफ माय आर्टिकल आई विल ऑलवेज रिमेन अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना बच्चों? एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी वो सारी कंपनी जिसमें हमारा एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, मतलब अगर किसी कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है
और इतना ज्यादा नहीं है कि वो मेरी सब्सिडरी है, मतलब 50% से ज्यादा तो पैसे मैंने नहीं लगाए, 50% से ज्यादा तो पैसे मैंने नहीं लगाए, पर फिर भी मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो आप मेरी एसोसिएट कंपनी बन जाओगे, इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर्स। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई भी कंपनी के अंदर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, पर इतना ज्यादा भी ना हो कि वो सब्सिडरी बन जाए, मतलब रिलायंस कितना होल्ड नहीं करिए, 50 या उससे ज्यादा होल्ड नहीं करिए, 50 से ज्यादा होल्ड नहीं करिए, 50 या उससे कम होल्ड करिए, 50 या उससे कम होल्ड करिए, पर सिग्निफिकेंट होल्ड करिए, तो वो हमारी क्या लगेगी, एसोसिएट कंपनी। वो हमारी क्या लगेगी, एसोसिएट कंपनी। रिलायंस की कंपनी ए क्या मानी जाएगी, मान लो रिलायंस है और ए है, तो रिलायंस ने ए के अंदर 30% पैसे लगा के रखे, तो ए तो हमारी सब्सिडरी तो नहीं बन रही है, सब्सिडरी बनने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, 50 से ज्यादा, सिर्फ 50% से कम पैसे लगे हुए, दैट इज 30% पैसे लगे हुए, तो ए हमारी क्या लगेगी, एसोसिएट कंपनी, बिकॉज उसके अंदर हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब बोला जाएगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल 20% या उससे ज्यादा हो, 50 या 50 से कम हो, 20 या उससे ज्यादा, 50 या उससे कम, तो हमारा क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसके अलावा क्या बोला गया कि मान लो हम लोग है ना बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपके अंदर क्या कर पा रहे हैं, बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो हो रहा है, तो भी हमारा क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपकी कंपनी में माना जाएगा, एंड आपकी कंपनी क्या बन जाएगी, हमारी एसोसिएट कंपनी। यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल को क्या बोला गया, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होगा। टोटल शेयर कैपिटल के अंदर दो चीज आएगी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कौन से शेयर्स भैया, जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। आगे ऑन द बेसिस टू कैपिटल, बोला गया कि कैपिटल बोलते हैं कि कौन सी कंपनी, जो भी सारी लिस्टेड कंपनीज है, जो भी सारी लिस्टेड कंपनी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज के साथ, या फिर जो कंपनीज अपना सिक्योरिटीज को लिस्ट करना चाहती है विद द ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शाल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। देखो जो भी कंपनी अगर अपना लिस्टिंग के प्रोसेस में होती है ना, उसको भी हम लोग लिस्टेड मानते हैं, उसको मतलब कि ये मान लो लिस्टिंग का सारा कंप्लायंस करना पड़ता है, वो सेबी के अंदर आ जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ शाल नॉट बी कंसिडर्ड लिस्टेड कंपनी, ये गलत है बच्चों। क्या बोला गया, कोई भी कंपनी अगर ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज सेबी के साथ लिस्टेड हो, जो भी कंपनी एनएससी बीएससी में रजिस्टर्ड हो उसको लिस्टेड माना जाएगा, या जो कंपनी ने लिस्टिंग के लिए ऑलरेडी कंप्लाई किया वो भी सेबी रेगुलेशंस के अंदर आ जाती है, वो भी सेबी रेगुलेशंस के अंदर आ जाती है बच्चों। लिस्टेड नहीं माना जाता पर सेबी रेगुलेशंस के अंदर आ जाती है। अनलिस्टेड किसको बोलेंगे, जो भी कंपनी लिस्टेड नहीं है उसको अनलिस्टेड माना जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो सारी कंपनी जिसका 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, 51%, 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोले, अगर किसी भी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है इज कंट्रोल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनीज आर दोस कंपनीज व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, एजेंट के थ्रू हो, या फिजिकली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, एजेंट के थ्रू हो, या फिजिकल, कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिकली हो, एजेंट के थ्रू हो, या फिर फिजिकली हो, एंड या कोई भी एक्टिविटी वो कोई भी तरीके से इंडिया के अंदर कर रही है, कोई भी एक्टिविटी कोई भी तरीके से इंडिया के अंदर कर रही है, तो वो क्या मानी जाएगी, फॉरेन कंपनी। पर वो क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। आगे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या है, सेक्शन 8 कंपनी वो सारी कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनी है, जैसे कॉमर्स, साइंस, आर्ट को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन, चैरिटी, सोशल सर्विस को प्रमोट करने के लिए, ये प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, ऑर्फेंज होम चलाने के लिए, ये सारी क्या मानेगी, सेक्शन 8 कंपनी। बोला कि अगर आप कोई भी सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो ना, तो वो अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकती है, और जो भी पैसा उसके पास बचेगा आफ्टर डूइंग सोशल सर्विस, जो भी पैसा बचेगा उससे वो अपना ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करेगी। प्राइम एग्जांपल जो आप लोग को पता होता है, रिलायंस फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है, और बीइंग ह्यूमन, सलमान खान का बीइंग ह्यूमन भी क्या है, एक सेक्शन 8 कंपनी है। तो बोला जा रहा है सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस कैसे मिलता है, तो सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस मिलने के लिए सबसे पहली बात तो हम लोग को सीजी को अप्लाई करना पड़ता है। सीजी हमें हमारे नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड नहीं जोड़ेगा, ना तो लिमिटेड जोड़ेगा, मतलब सीजी हमें क्या बोलेगा, बीइंग ह्यूमन, हमने बीइंग ह्यूमन के नाम से अप्लाई किया,
तो सीजी ने हमने क्या नाम दिया, बीइंग ह्यूमन, और हमें फीचर्स देगा जो कि एक लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं, मतलब पब्लिक कंपनी को जो सारे फीचर्स मिलते हैं ना, वही सारे सेक्शन 8 कंपनी को भी फीचर्स दिए जाते हैं। और इसके इशू के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं? ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती है बच्चों, ये अपना जो भी पैसा होगा उसको सोशल सर्विस में यूटिलाइज करेगी, और जो भी पैसा होगा उसको अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए यूटिलाइज कर सकती है। बोला जा रहा है कि एक बार अगर आपको लाइसेंस दिया जाएगा तो आपको रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी माना जाएगा। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे दे तो आपको रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी माना जाएगा, एंड आपके अंदर वही सारे फीचर्स होंगे जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, आपसे लाइसेंस कब छीना जा सकता है, आपका लाइसेंस कब रद्द किया जा सकता है। रिवोकेशन मतलब कैंसिल कर देना, रद्द कब किया जा सकता है, मतलब बोला जा रहा है जिस भी कंडीशन के बेसिस में सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस दिया गया था, अगर वो उस कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करती है तो उसका लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। या वो अपना अफेयर्स को फ्रॉड के तौर पे चला रही है, मतलब आप सेक्शन 8 के नाम पे पैसा उठा रहे हो और आप उससे अपना घर बार बना रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, गाड़ी खरीद लिया, यूरोप में टूर मार रहे हो, तो क्या बोला जा रहा है, आप सेक्शन 8 का ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग आपके लाइसेंस को रिवोक कर लेंगे। या तो नाम आपका काट दिया जाएगा, या तो लाइसेंस छीन लिया जाएगा, या आपके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड जोड़ दिया जाएगा, या आपके नाम के साथ लिमिटेड जोड़ दिया जाएगा। पर ये सारे काम करने से पहले अगर आप अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो तो वो हम लोग सुनेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर आप अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो तो गवर्नमेंट जरूर आपकी एक बार बात सुनेगी। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, बोलता है कि जो भी सेक्शन 8 कंपनी बनती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो बोलता है आपकी कंपनी का मैनेजमेंट को चेंज कर सकती है, या आपके कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ मर्ज या एमलगमेट किया जाएगा जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव था। मतलब अगर आपने, आपका सेक्शन 8 कंपनी आई फाउंडेशन है तो आपको सिर्फ उसी कंपनी के साथ मर्ज किया जाएगा जिसका आई फाउंडेशन का ही काम हो, जिसका आई फाउंडेशन का ही काम हो। ये कब किया जाएगा, जब आप अपना ड्यूटीज को ठीक से नहीं कर रहा था, आप सेक्शन 8 कंपनी को ठीक से चला नहीं रहा था, आपने सेक्शन 8 कंपनी में कोई घपला करके रखा है, तो फिर आपका लाइसेंस को छीन लिया जाएगा और आपकी सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा जिसका कि सिमिलर ऑब्जेक्टिव हो। बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी कंप्लायंस नहीं करते हो सेक्शन 8 के अंदर तो आपको पनिश किया जाता है। पनिशमेंट कितना है, 10 लाख रुपीज मिनिमम, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज। ये किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर फाइन है। 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीज किसके ऊपर फाइन है, कंपनी के ऊपर फाइन है। इसके अलावा जितने भी इसके डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर फाइन कितना बच्चों, 5,000 रुपीज, 25,000 रुपीज टू 25 लाख रुपीज। डायरेक्टर्स के ऊपर कितना फाइन है, 25,000 से लेके 25 लाख। कंपनी के ऊपर कितना फाइन है, 10,000 से लेके 10 लाख से लेके 1 करोड़, 10 लाख से लेके 1 करोड़। क्लियर है ना बच्चों। और इसके अलावा जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर सेक्शन 447 का भी मुकदमा चलेगा। अगर आप फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी के अंदर फ्रॉड कर रहे थे तो आपके ऊपर सेक्शन 447 का भी केस चलेगा। इसके अलावा जितनी भी सेक्शन 8 कंपनी है ना वो अपना मीटिंग 14 डेज के अंदर बुला सकती है। बाकी जितनी भी प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, स्मॉल कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या जो भी कंपनीज हमने पढ़ा उसको मीटिंग बुलाने के लिए 21 दिन का टाइम चाहिए, कम से कम 21 दिन का क्लियर डेज चाहिए। पर सेक्शन 8 कंपनीज को 14 दिन का नोटिस के भी साथ वो लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग को बुला सकती है। आगे डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी वो सारी कंपनी जिसको हमने बनाया है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या एसेट को होल्ड करने के लिए, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए। फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए आज हमने कंपनी बना ली, या फिर हमको एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है उसको खरीदने के लिए हमने सेक्शन 8 कंपनी बना ली, या फिर हमने कुछ डिस्कवर किया उसका प्रोटेक्शन के लिए हमने एक कंपनी बना ली कि भैया चलो इस कंपनी के अंदर ये काम को किया जाए। पर आज के दिन में हमारा कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, और हमने लास्ट दो फाइनेंशियल ईयर से ना तो एनुअल रिटर्न जमा किया ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा किया। मतलब बोला गया कि भैया हमने अपनी कंपनी कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई है। क्या पर्पस के लिए बच्चों बनाई है, फ्यूचर प्रोजेक्ट को करने के लिए, या एसेट को होल्ड करने के लिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक कंपनी बनाई है। और इसके अलावा हमारा कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। और लास्ट 2 साल से हम लोग इस कंपनी के अंदर कुछ कर भी नहीं रहे, मतलब ना तो हमने एनुअल रिटर्न फाइल किया ना तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया। तो बोला जा रहा है कि भी आपको इनएक्टिव माना जाएगा, आपको क्या माना जाएगा, इनएक्टिव कंपनी माना जाएगा, एंड आप आरओसी को अप्लाई कर सकते हो टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी। यहाँ पे क्या बोला गया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या नहीं माने जाते। भैया आप जब कंपनी बनाओगे तो आपको कंपनी बनाने का कुछ खर्चा लगेगा तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना गया।
लॉ का कंप्लायंस के लिए कुछ खर्चा लग रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। आपको जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ऑफिस का, मतलब ऑडिट कराना जरूरी है, अगर आप ऑडिट करा रहे हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हो या फिर आपने जो शेयर्स इशू किया उसके लिए कुछ खर्चे लग रहे हैं तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। क्या सिग्निफिकेंट माना जाता है बच्चों? कि आपने सेल्स किया, परचेज किया, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन माना जाता है। क्लियर है क्या बच्चों? सेक्शन 455 था डोरमेंट कंपनी का। आगे निधि कंपनी। निधि कंपनी वो सारी कंपनी है जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनती है, जिसको सेविंग्स के लिए जो लोग बनाते हैं। यहाँ पे भी आपके मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म अ निधि कंपनी। ये एक तरह की पब्लिक कंपनी होती है और ये अपने मेंबर से ही पैसा ले सकती है और मेंबर्स को ही पैसा दे सकती है एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मतलब म्यूचुअल सेविंग्स कंपनी है, ठीक है ना बच्चों। पीएफआई, पीएफआई किसको बोलते हैं भैया? पीएफआई वो सारी इंस्टीट्यूशन है जो कि एलआईसी, मतलब पीएफआई क्या क्या है आज के दिन में? एलआईसी को पीएफआई मानते हैं, आईडीएफसी को पीएफआई मानते हैं, यूटीआई को पीएफआई मानते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है उसको पीएफआई मानते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिक्लेयर करता है उसको पीएफआई मानते हैं। तो ये जो 5 तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसको आज के दिन में हम लोग पीएफआई मानते हैं, इसके अलावा किसको हम लोग पीएफआई बना सकते हैं? मतलब किसको हम लोग पीएफआई बना सकते हैं? सिर्फ वही सारी कंपनीज को पीएफआई बना सकते हैं जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी हो। सिर्फ वही सारी कंपनीज को पीएफआई बना सकता है कि जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी हो। क्लियर है क्या बच्चों? आगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है? सेक्शन 2 क्लॉज 69। जस्ट अ सेकंड बच्चों। चलो बच्चों, प्रमोटर, सेक्शन 2 क्लॉज 69 बोलते हैं कि प्रमोटर कौन सा बंदा है? जो एनुअल रिटर्न को साइन करे या जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर, जो एनुअल रिटर्न को साइन करे या जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर है, उसको क्या माना गया? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। या फिर जो कंपनी का अफेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता हो, एज अ शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहा हूं या एज अ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा हूं, तो भी मेरे को प्रमोटर माना जाएगा। इसके अलावा प्रमोटर किसको माना जाता है बच्चों? बोलते हैं जिसके एडवाइस के हिसाब से बीओडी काम करते हैं, जिसके एडवाइस के हिसाब से बीओडी काम करते हैं उसको भी प्रमोटर माना जाता है। मतलब प्रमोटर हम लोग 3 लोगों को यहाँ पे मान रहे हैं। कोई भी ऐसा बंदा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर है या जो एनुअल रिटर्न साइन कर रहा है उसको प्रमोटर माना गया। जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे डायरेक्टली कंट्रोल हो या इनडायरेक्टली कंट्रोल, तो उसको प्रमोटर माना गया। या फिर जिसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बीओडी इज कस्टम टू एक्ट, मतलब जो भी मैंने बोल दिया वो बीओडी कर रहा है, तो मेरे को क्या माना जाएगा? प्रमोटर। तो प्रमोटर मतलब वो सारा बंदा जिसका जो कंपनी बनाने का आइडिया था, जिसका कंपनी बनाने का आइडिया था, जिसने कंपनी को बनाने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए, जो कंपनी का मतलब सारा मतलब जिसका ब्रेन था कंपनी के पीछे, उसको प्रमोटर माना गया। फिर देखो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी सेक्शन 7 है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी सेक्शन 7 है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? पहला बात तो हमें डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं विद द आरओसी। पहला बात हमें डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं विद द आरओसी। अगर आप कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, मतलब रजिस्टर करना चाहते हो, तो यू मस्ट फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद द आरओसी। कौन से डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास फाइल होते हैं? पहला बात तो जो आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम है ना, वो सब्सक्राइबर साइन करेंगे। इनिशियल शेयर होल्डर, जो भी इनिशियली शेयर होल्डर होते हैं उसको साइन करना पड़ता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। फिर दूसरा बात, एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है बाय अ प्रोफेशनल पर्सन। एक प्रोफेशनल पर्सन को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उस डिक्लेरेशन में उसको ये लिखना पड़ेगा कि उसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को बनाया, उसने प्रोफेशनल फी लेके कंपनी को बनाया, उसके अलावा उसका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। और वो एक और चीज लिखता है कि जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर उसने उसको कंप्लाई किया है, उसने देखा है कि शेयर होल्डर उसको कंप्लाई कर रहे हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है? जब भी आप आरओसी के पास एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। पहला डॉक्यूमेंट हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स शाल बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर। दूसरा, एक डिक्लेरेशन जाता है बाय अ प्रोफेशनल पर्सन दैट वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को बना रहा है, उसका पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, एंड वो ये चेक किया है कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस एक्ट हैज बीन कंप्लाइड बाय। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर थे, जो इनिशियल मेंबर्स थे, उसको भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है इंक्लूडिंग फर्स्ट डायरेक्टर्स। क्या बोलता है कि भैया हम लोग को पास्ट में कंपनी के रिगार्डिंग कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया है रिगार्डिंग फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। रिगार्डिंग प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब हमें ये 3 चीजों के लिए कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया। दूसरा बात,
ड्यूरिंग द पास्ट 5 years I have not been convicted or found guilty of any misfeasance। मतलब मैं ड्यूरिंग द लास्ट 5 years मेरे को फ्रॉड या मिसफियंस के लिए गिल्टी नहीं माना गया। एंड जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं आरओसी के पास फाइल कर रहा हूं ना, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव दोज आर करेक्ट। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव दोज आर करेक्ट। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट जाते हैं बच्चों? एक एड्रेस जाता है, जिस एड्रेस पे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। जब तक हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं होता है तब तक हम लोग एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस डालते हैं। परमानेंट है तो परमानेंट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइबर का केवाईसी, मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी जाएगा। इसके अलावा जो भी डायरेक्टर्स थे उनका भी केवाईसी जाएगा, इंक्लूडिंग दिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अलावा अगर आपके कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसका भी डिस्क्लोजर अलग से जाएगा। मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब क्या होता है कि आपके कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं और मेरा भी सिमिलर बिजनेस है, मेरा भी सिमिलर बिजनेस, पर्सनल सिमिलर बिजनेस है, तो मेरे को अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भैया मैं इस कंपनी के अंदर एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूं। आरओसी को एक बार अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो आरओसी आपको इनकॉर्पोरेट करके देगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर आपका सिन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि ये बताता है कि आपका कंपनी का रजिस्टर्ड आईडी क्या है। और जिस दिन आपको सिन नंबर मिलता है उस दिन से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाएगी। जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करते हो ना कंपनीज के ब्याह पे आरओसी को, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसके अलावा बोला जाता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन जमा किया है या गलत इंफॉर्मेशन जमा करके आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो और वो चीज पकड़ा जाए तो सेक्शन 447 के अंदर आपको पेनलाइज किया जाएगा। पर अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया था और फिर उस समय हम लोग आपको पकड़ नहीं पाए, आरओसी आपको पकड़ नहीं पाई और आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, तो क्या करें? बोला फिर भी आपको सेक्शन 447 के अंदर हम लोग पेनलाइज करेंगे। दोनों केस में सेक्शन 447 के अंदर आपको पेनलाइज किया जाता है बच्चों। आगे ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, क्या बोला जा रहा है? अगर कोई भी कंपनी को आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ इनकॉर्पोरेट किया था या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के साथ इनकॉर्पोरेट किया था, या फिर आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपा ली थी, जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो आपने नहीं दी और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल है ना कुछ कुछ ऑर्डर पास कर सकता है। पहला ऑर्डर है कि आपकी जो कंपनी है ना उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज्ड। दूसरा बात, जो आपके कंपनी के मेंबर्स है ना उसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड बनाया जा सकता है, या फिर आपका नाम आरओसी के रजिस्टर से काटा जा सकता है, या फिर आपको बंद करने का ऑर्डर दिया जा सकता है, वाइंडिंग आपका ऑर्डर दिया जा सकता है, या सच अदर ऑर्डर एज द ट्रिब्यूनल में डीम फिट। बोला जा रहा है बिफोर पासिंग ऑल दिस ऑर्डर ट्राइब्यूनल आपकी बात तो सुनेगा, बिफोर पासिंग ऑल दिस ऑर्डर ट्राइब्यूनल आपकी बात तो सुनेगा। और ट्राइब्यूनल ये भी देखेगा आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या आपने कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया है, क्या आपने कोई लायबिलिटी इनकर की है। अगर की है तो आपको पहले ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अपना लायबिलिटी को क्लियर कीजिए, फिर आपको बोला जाएगा कि आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, या फिर आपका नाम काटा जाएगा, या फिर आपको वाइंडिंग अप किया जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? इसके अलावा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9, बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, 4 केसेस है। पहला केस है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। दूसरा देखो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। तीसरा स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास। चौथा है हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये चारों के चारों केस में क्या हुआ था? बोला कि कोई भी कंपनी अगर एक बार इनकॉर्पोरेट होती है ना तो उसके बाद कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग माने जाते हैं। मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी की आइडेंटिटी अलग, मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग, चाहे वो मेंबर्स इंडिविजुअल मेंबर क्यों ना हो, चाहे वो मेंबर चाहे गवर्नर ऑफ द स्टेट क्यों ना हो, चाहे वो मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो मेंबर ये बॉडी कॉर्पोरेट क्यों ना हो। बोला कि सबकी आइडेंटिटी अलग है और कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका शेयर होल्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी कुछ गड़बड़ करती है तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है क्या? बोलता ना, कंपनी और मेंबर्स दोनों सेपरेट है। कंपनी अगर लॉ को कॉन्ट्रावीन करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स को पनिश किया जाएगा, कंपनी के अगेंस्ट में ही आपको केस फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? वंस कंपनी इज रजिस्टर्ड एंटिटी, कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके लिए मेंबर्स को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन कर रही है कुछ भी नियम कानून, वो सोनली कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबर्स उसके लिए लायबल नहीं माने जाते। क्लियर है क्या बच्चों? दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के अंदर बताया गया कि एक जो शेयर कैपिटल है वो अलग अलग टर्म्स में डिफाइन हो सकता है। पहला क्या बोला गया? नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल। क्या बोला गया? नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल। ये एक मैक्सिमम कैपिटल है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है।
ये एक मैक्सिमम कैपिटल है जो अपने मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर इशू कर सकती है। दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब वो सारा कैपिटल जो हमने इशू के लिए दिया है पब्लिक को, सब्सक्रिप्शन के लिए हमने दिया है। इसके अलावा सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है बच्चों, जो कैपिटल आपको जिसका पैसा मिल गया है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जिसका पैसा हमने मान लो इशू किया था 1 लाख शेयर, उसमें से 90,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिया गया, तो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कितना है 90,000 शेयर्स। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, 90,000 शेयर्स में जितना पैसा हम लोग मांग रहे हैं वो हमारा क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। पेड अप कितना है, जितना आपने दिया है। मान लो 90,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए, 90,000 शेयर्स 10 रुपया करके, हमने उसमें से मांगा था 10 रुपया, हमने पूरा ही मांगा था, पर आप लोगों ने 5 रुपया दिया है, तो 5 रुपया कॉल्ड अप हो गया, 10 रुपया कॉल्ड अप हो गया। पेड अप कितना हुआ, सिर्फ 5 रुपया। पेड अप कितना हुआ, सिर्फ 5 रुपया। क्लियर है क्या बच्चों? जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट शेयर्स। चलो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक देंगे, देन अगेन विल कंटिन्यू द सेशन। 5 मिनट का ब्रेक है।